Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are taking up the newspaper of July 15th, starting with the first. Need tax breaks for skill training and loans. National Skill Development Corporation have told Finance Ministry. अब इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है टैक्स बेनिफिट क्यों देना चाहिए? बिकॉज इट अलाउज certain exemption or exemption जो मिले it can be investment, it can be invested into skill development. It has recommended also changes in Income Tax Act and GST. Further, some states have also included semi-skilled workers, educational institution. Hmm. और भी एरियाज है जो एनएसडीसी ने इंटरवेंशन के लिए मांगा है। पहली बात है कि इट हैज रिकमेंडेड एम्प्लॉयमेंट सर्विस अंडर द मेरिट सर्विस कैटेगरी, जहां पर जीएसटी लेवाई कम होना चाहिए, 5% होना चाहिए फ्रॉम 18%। एजुकेशन लो में डिडक्शन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट प्लान लोड्स फॉर रिमोट एंड लेस पॉपुलर एरियाज। तो रूरल रूट से जब बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका रोल है कि ग्रामीण क्षेत्र में, इन रूरल एरिया स्पेशली, द रोड इज कनेक्टेड इवन द having the population of 300 to 400 people। लेकिन इसमें क्रिटिसिज्म था कि पिछले 5 साल में ग्रामीण सड़क योजना में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होते जा रहा है, और ओवरऑल जो रोड बन रहा है इट इज मोस्टली the capital is spent on highway, expressway, construction and even the state highway। ग्रामीण क्षेत्र में रोड इज बीइंग लेस कंस्ट्रक्टेड। ये यू न्यू स्कीम नहीं है, ये 2000 के समय में भी इंक्लूड हुआ था, जिसमें ऑल वेदर रोड वॉज टू बी प्रोवाइडेड एट ऑल ईयर। अभी तक में 7,60,000 kilometer of road have been laid out of 8,13,000 kilometers sanctioned under 3 phase of प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 60-40 पैटर्न है इसमें रिगार्डिंग स्पेंडिंग रेशियो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हिली एरियाज के लिए 90% है, 90-30। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1, 2 एंड 3, तो अभी 4 के लिए अलॉटमेंट होगा, जिसमें बात होगा स्पेशली लेफ्ट आउट विलेजेस जो छूट गए उनको कवर अप करने के लिए। और भी एरियाज है जहां पर रोड कनेक्टिविटी फॉर द LWE एरियाज, स्मॉल विलेजेस, उसे मनरेगा में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है वो भी हो सकता है, एंड साइड बाय साइड बेटर रोड के कारण हेल्थ केयर सर्विस पहुंच सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकता है, और ट्रेड एक्टिविटीज लोकल लेवल में बढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ सकता है। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसमें चैलेंजेस क्या उठता है? पहली बात है कि कहाँ पे रोड बनना चाहिए वो अभी भी हाईलाइट नहीं होते, उसको भी सेंट्रलाइज और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। सेकंड, कि रोड्स में जो मटेरियल यूज होता है, देखा जाता है केसेस आता है कुछ कुछ जगह से, बैकवर्ड जगह से, कि वो मटेरियल्स इज वेरी चीप, और बारिश होता है तो ऑटोमेटिकली मटेरियल इज वॉश्ड आउट, उस पर फोकस करना चाहिए। जो भी
न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, उसको कैसे यूज कर सकते हैं रोड बनाने में, या फिर कोल्ड एसफल्ट हो गया, और भी एरिया है, तो वो पहले ग्राम सड़क योजना से कर सकते हैं, उसके बाद फिर उसको स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे बना सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस में भी इसको यूज करते हैं न्यूअर टेक्नोलॉजी को। फर्दर, रोड से रिलेटेड चैलेंजेस है कि कुछ कुछ एरिया में रोड के लिए ओवरऑल इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो एमपी लैड फंड से आता है, वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है वो भी एक आइडिया नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो 60-40 रेशियो है उसके हिसाब से रोड नहीं बन सकता, उतने स्पीड से नहीं बन सकता। तो हो सकता है कि लॉन्गर टर्म में कैपेक्स एक्सपेंडिचर के अलग अलग से बॉन्ड बना सकते हैं, जिसे प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड कर सकते हैं रोड बनाने के लिए। क्योंकि रोड इज अ बेसिक थिंग जो कनेक्ट करता है रूरल एरिया में, उसके बाद ही सब चीज आता है। हॉस्पिटल आ सकता है, प्राइमरी हेल्थ केयर आ सकता है, एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल आ सकता है, फिर इवन टावर आ सकते हैं, एयरटेल टावर, आइडिया इंटरनेट, सब चीज। तो रोड स्टार्टिंग पोजिशन। डोमेस्टिक 100 करोड़ एफएमसीजी ब्रांड लिस्ट वाइडन्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, उसमें 20 ब्रांड्स ऑफ 100 करोड़ ईच इसमें ऐड हुआ है। 3 टूथपेस्ट ब्रांड, डाबर, बबूल, ये सब भी ऑलरेडी है। अलग अलग एरियाज है, सनसिल्क, वैसलीन, क्लिनिक प्लस, एचयूएल के ब्रांड है, आईटीसी है। तो ये क्या दिखा रहा है कि स्लोली नॉन फूड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग इवन in रूरल एरियाज। वहां पर पीपल आर एस्पायरिंग फॉर मोर ब्रांडेड प्रोडक्ट। पहले हेयर ऑयल चाहिए था, तो हेयर ऑयल जो लोकल मंडी में मिलता था उसको यूज करते थे, अब उनको पैरासूट चाहिए। धीरे धीरे वो पहले चिप्स खाते थे, लोकल जो बनता था वो खाता, अब उनको लेस चाहिए। तो ओवरऑल ब्रांडेड फूड्स आइटम और इवन ब्रांडेड जो डेली कंज्यूमर प्रोडक्ट है, इनका डिमांड बढ़ा है हर एक सेक्टर। और एक ऐसा साइकिल है कि जब जो रूरल एरिया है पर्टिकुलरली, दे आर ऑप्टिंग फॉर ब्रांडेड वन, और जो अर्बन एरियाज में दे आर ऑप्टिंग फॉर ऑर्गेनिक थिंग बट ब्रांडेड वन। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भी एक तरह से इसमें बढ़ा है। क्लाइमेट चेंज रेजिंग लर्निंग लॉस। हालांकि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट हैव गिवन डायरेक्शन, हैव इट हैज स्टेटेड कि राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, इट इज अंडर डिराइव्ड आर्टिकल ऑफ 21। दूसरा क्यों है, क्योंकि क्लाइमेट से रिलेटेड जो इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के अंदर, ड्रॉट, फ्लड, डिजीजेस एक्सेट्रा, उससे देखा गया है कि लर्निंग पॉवर्टी इंक्रीज हो रहा है। बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे फ्लड के कारण, तो उसी कारण प्रॉब्लम हो रहा है। हीट वेव के कारण अध्यापक आ नहीं पा रहे, टीचर्स आ नहीं पा रहे, डेथ हो जा रहा है। हीट स्ट्रेस के कारण इफेक्ट पड़ रहा है उनके कॉग्निटिव स्किल के ऊपर में। तो देर इज ए लॉस ऑफ लर्निंग among the student as well as। इसलिए बोला जाता है कि देयर शुड बी नीड फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। वो कैसे हो सकता है? तो इसका दो एरिया, आप बड़े लेवल पर करिए तो पंचअमृत मिशन हो गया, सोसाइटी लेवल पर अवेयरनेस हो गया, और स्कूल और हर एक स्पेसिफिक लेवल पर कि जहां पर स्कूल है वहां पर ओवरऑल वृक्षारोपण कर सकते हैं, सोलर लगा सकते हैं ऊपर में, ताकि कम से कम पंखा रहे, गर्मी उतना नहीं लगे, हीट वेव, कूलर का फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। ऊपर पढ़े थे यूथ स्किल डेवलपमेंट, एनडीएससी ने बोला कि आप टैक्स इंसेंटिव दीजिए, एजुकेशन लोन में भी टैक्स इंसेंटिव मिलना चाहिए, जीएसटी में भी रेट कम होना चाहिए। वैसे ही हर एक स्टेट का अपना अपना स्किल डेवलपमेंट मिशन है,
तो बस कीवर्ड देखते हैं इंपॉर्टेंट। ब्रिजिंग द स्किल गैप एंड बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट, अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, एक ये कीवर्ड है, इसको लिख लेना। यूपी गवर्नमेंट के सेवरल स्कीम्स है। स्पेशल स्किल ट्रेनिंग ड्राइव टू डिसओन ग्रुप प्रिजनर विमेन शेल्टर होम अंडर द संकल्प, उन लोग के लिए भी। निर्भया किट भी दिया जा रहा है विच कंटेन्स एसेंशियल सेफ्टी गैजेट। निर्भया किट, सेफ्टी गैजेट दिया रहेगा उसमें। डिसेबिलिटी के लिए भी दिया जा रहा है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से प्रमोशन हो रहा है स्किल। इकोसिस्टम का बात हो रहा है, इंडस्ट्रियल आईटीआई, उसको भी कनेक्ट किया जा रहा है आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से, ताकि बच्चे लोग का एनरोलमेंट जो आईटीआई के अंदर है वो बढ़ सके। स्किल मित्रा, जिसमें स्किल डेटा, स्किलिंग पोर्टल और एजुकेशन को इंक्लूड किया जा रहा है एक प्लेटफॉर्म में। तो जो भी सेंटर के जो स्कीम्स है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना और संकल्प, विश्वकर्मा योजना, सबको प्रमोट किया जा रहा है इन हिंटरलैंड एज वेल इन फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कैसे दिया जा रहा है? तो उसमें इसमें पहली बात है कि इनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, प्लेटफॉर्म में कनेक्ट किया जाएगा बाकी जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर को, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और जो आईटीआई की जो इंस्टीट्यूट के जो टीचर हैं उनको ट्रेनिंग कौन देगा? उनको आईआईटी ट्रेनिंग देंगे। और एक है स्किल्स सेक्टर, सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर मीडिया एंड, नहीं ये नहीं, इसे छोड़ दे। तो हर एक स्टेट के अपने स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी है, तो यूपी में अपने निकाले थे स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी। उसे क्या होता है, जो स्किल इनेबल ट्रेनिंग लर्निंग एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल इन द एज ऑफ एआई, इन द एज ऑफ मशीन लर्निंग इंटरनेट, इसको कैसे हम लोग और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उसको जो नेशनल जो स्टेट के जो स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी है उसको कनेक्ट करना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, सो दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एकेडमिक करिकुलम है वो कनेक्ट हो जाए स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम को, तभी जाके ओवरऑल स्किल ट्रेनिंग हो सकता है। When trees and trade flourished around the southern Silk Route, नॉट मच इम्पोर्टेंट, तो पिछले वाला अच्छे से लिख लो एक बार। बीएसए बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि सिल्क रूट जो है कलिंगपोंग टू लहासा तिब्बत में, वहां पर सेवरल फ्लावरिंग प्लांट, होस्ट ऑफ बटरफ्लाई इंसेक्ट बर्ड्स वहां पर। हम्म।
Acceleration of indigenous seeds shows change in farm landscape. ये इंपॉर्टेंट, ट्राइबल फार्मर्स, इसको लिख लेना, सीड फेस्टिवल। जब भी बात करते हैं कि इंडिजिनस प्लांट, इंडिजिनस सीड और लोकल बायोडाइवर्सिटी कैसे प्रोटेक्ट करे, तो सीड फेस्टिवल आयोजन किया जाता है राजस्थान में, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल, वो जो एक जगह आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और दे लर्न द टेक्निक टू प्रिजर्व इंडिजिनस सीड फॉर यूज इन डिफरेंट क्रॉप सीजन। राजस्थान एंड मध्य प्रदेश and Maharashtra, they account for more than 70% of total oil seed, pulses, चना, ये सब एरियाज में उनका कंट्रीब्यूशन है। तो भील कम्युनिटी जो सामने आता है, वो क्रॉप डाइवर्सिटी को बचाने के लिए सीड फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। फार्मर्स प्लेज लेते हैं कि वो सीड यूज करेंगे इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। बीज उत्सव बिकम्स पार्ट ऑफ द कैंपेन। लोकल सीड प्रोटेक्शन किया जाता है इसमें। अलग अलग एनजीओ भी काम आते हैं, कृषि एवं आदिवासी स्वराज, बाल स्वराज। 50 इंडिजिनस वेराइटीज वेर कैटलॉग। तो हर चीज पी सीट में कैटलॉग किया जाता है, और फार्मर्स को अवार्ड भी दिया जाता है, बीज मित्र और बीज माता, कि जो सबसे अच्छे बीज को कंजर्व करते हैं। तो उससे ओवरऑल क्या फायदा होगा कि जो इंडिजिनस प्लांट है उनमें जो न्यूट्रिशन कैपेबिलिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइब्रिड। और इंडिजिनस को अगर और अच्छे से इसको ग्राफ्टिंग मेथड से और बाय यूज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड में उसको यूज करते, अगर करते रहेंगे, इसको प्रिजर्व करते रहेंगे, तो हो सकता है कि अच्छे वैरायटीज जो क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज वो बना सके। तो राजस्थान का एक एग्जाम्पल है, उसको लिख सकते हैं जीएस पेपर 3, इवन जीएस पेपर 4 में। इलीगल कोल माइनिंग, नॉट मच इंपॉर्टेंट। इलीगल कोल माइनिंग सिर्फ गुजरात में नहीं है, वो दिखा है मेघालय में भी रैट होल माइनिंग होता है, और भी एरियाज में अनस्टेबल सॉइल कंडीशन होता है। तो क्या आप अंदर जाते हैं फॉर माइनिंग तो ट्रैप हो जाते हैं, जिस कारण उनको घुटन होता है और फिर डेथ हो जाता है समय पे। अनमेड इज इन अमेरिका, assassination attempt on Donald Trump calls for wider and deeper introspection. So assassination attempt on Donald Trump was very close, or it showcases the divisive politics in USA. USA, in spite of being a robust democracy, वहाँ जो एक बाई पार्टीशन है, टू पार्टी सिस्टम है, इट क्रिएट डिविजन अलॉट एज कम्पेयर टू मल्टी पार्टी। क्यों? क्योंकि दोनों चाहते हैं कि वो सत्ता में है, और उनके जो वोटिंग परसेंटेज रहते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 45 के प्लस माइनस रहते हैं। तो वो क्लोज इलेक्शन होता है। और प्लस जैसे वहां पर चेंजेस हो रहे हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज और इमिग्रेशन का अगेंस्ट में स्टैंड ले रहे हैं, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है, जॉब क्राइसिस है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर के समय में वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं रादर देन बॉर्डर कंट्रोलिंग इन सदर्न टेक्सास। फिर डोमेस्टिक टेररिज्म, डोमेस्टिक रेडिकलाइजेशन बिटवीन द फार लेफ्ट एंटीफा और फार राइट प्राउड बॉयज और डिफरेंट ग्रुप्स है, वही मर्ज हो रहे हैं। वो शोकेस करता है कि यूएस जो फेमस था एक मल्टी कल्चरिज्म के लिए एग्जाम्पल था, यूएस एक एक था कि वहां पर लैंड ऑफ द फ्री, लैंड ऑफ द इमिग्रेंट, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठता है उसके ऊपर कि आप अपने पॉलिटिकल राइवलरी को भी आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और ऐसा आप मीडिया और बाकी सब के यूज से आप ऐसा डिक्लेयर करते कि डोनाल्ड ट्रंप इज इक्वलेंट टू हिटलर, तो इट बिकेम्स obligation on the common citizen to take up the initiative to kill Hitler. That is why जो 20 years के जो एक radicalized youth था, he had attempted assassination against Donald Trump.
तो अभी क्या हो सकता है, इंडिया पर प्रभाव क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में? तो वेन एवर अमेरिका इज इन डीप क्राइसिस, तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो मल्टीलैटरल स्टैंड ले सके, वो और डीपनिंग ऑफ टाइज बढ़ा सके विद रशिया एंड चाइना। क्योंकि यूएसए और इवन बिग पावर व्हेन दे आर इन क्राइसिस, इवन रोमन को देखा जाए या फिर इंडिया में भी देखा जाए, तो दे ऑप्ट फॉर वॉर अगेंस्ट अदर कंट्री टू टू मेक द पीपल अवेयर, टू मेक द पीपल कम टुगेदर फॉर द नेशनल कॉज। चाहे वो गैलिक वॉर हुआ ड्यूरिंग द रोमन पीरियड, चाहे वो अमेरिकन हैव डन आफ्टर 9/11 इराक में, या वियतनाम वॉर हुआ 1970s में। तो इंडिया को बहुत कॉशियसली देखना चाहिए यूएस को। इंडिया क्वेश्चन कर सकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म में कि यूएस शुड मेंटेन अ वेरी हेल्दी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और साथ ही साथ इंडिया बात कर सकता है मल्टीपोलैरिटी और मल्टीलैटरलिज्म, हर एक फील्ड में रशिया के साथ रिलेशनशिप बढ़ा सकता है। तो इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में फायदा है अगर बोला जाए। और क्योंकि यूएसए में जो एसेसिनेशन हुआ है वो सिर्फ नया नहीं है, रोनाल्ड रेगन के अगेंस्ट भी हुआ था, थियोडर रोजवेल्ट के अगेंस्ट भी हुआ था, जॉन एफ कैनेडी डेथ हो गए थे, अब्राहम लिंकन ही वाज आल्सो assassinated आफ्टर दिस अमेरिकन सिविल वॉर, जॉन एफ कैनेडी 1960s में। प्रोटेक्टिंग प्रेसिडेंट एक्सप्रेशन सीक्रेट सर्विस कौन है? तो बेसिक एलिट सर्विस है इंडिया में, प्रेसिडेंट से बॉडीगार्ड, और इंडिया में एसपीजी हो गए, वहाँ सीक्रेट सर्विस हो गए। तो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इमीडिएट फैमिली, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड स्पॉस, इसको करते हैं। एंड चिल्ड्रन ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट अंटिल अंटिल एज 16 तक। किसी को भी आप कर सकते हो अरेस्ट और रीजनेबल ग्राउंड। यूएस मिलिट्री से रिक्रूटमेंट होता है, ऐसे इंडिया में होता है। इंडिया में जो एसपीजी के हेड होते हैं आईपीएस होते हैं, और उसके अंदर में होता है वो कमांडो और बाकी जब एलिट फोर्सेस से आते हैं। यूएस 1865 में हुआ था। यूनियन गवर्नमेंट रेन ऑन फाइनेंशियल ट्रांसफर टू डिफरेंट स्टेट्स। इसमें तमिलनाडु और उसके बारे में बात किया जा रहा है कि देयर ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू इज डिक्लाइनिंग। और हाल फिलहाल अभी भी कर्नाटका में देखा जाता है कि जैसे जैसे सब्सिडीज और स्कीम और फ्रीबी बढ़ता है वैसे ही टैक्स रेवेन्यू डिक्लाइन होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कारण। और 15 फाइनेंस कमीशन, 14 कमीशन कमीशन ने बोला था 42% देंगे, लेकिन ओवरऑल 15 ने बोला कि 41 देंगे, एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर लद्दाख। टैक्स रेवेन्यू अगर बात होता है तो सेस सरचार्जेस ये यूनियन के पास जाता है, वो इंक्लूड नहीं होता है। प्लस 15 फाइनेंस कमीशन 42% था, 41% हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेट टैक्स रेवेन्यू टू शेयर ऑफ स्टेट्स तो घटा है। सेकंड, ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ते जा रहे हैं। ग्रांट्स इन एड वो भी कम हुआ, 2 लाख करोड़ था, अभी 1.65 लाख करोड़ है। पहले जो कंबाइंड ट्रांसफर था इट वॉज 48%, अब 35% है। तो क्या रीजन है रिगार्डिंग स्टेट शेयर, स्टेट्स डिक्लाइनिंग रेवेन्यू? तो सेस एंड सरचार्ज वो बात कर ले कि इट इज कलेक्टेड बाय द सेंटर और इसको यूज नहीं किया था फॉर डिवोल्यूशन। 85,000 करोड़ था, जो बढ़ करके 3.63
3.5 लाख करोड़ सेस एंड सरचार्ज, उसको बांटा नहीं है। जीएसटी हैज बीन इंक्लूडेड। अपने अपने एरिया में स्कीम्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं। सेंट्रलाइजेशन स्टैंड ऑफ द सेवरल स्कीम्स, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सीएसएस में क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फंडिंग टू द स्टेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स। तो इसमें लिखा हुआ है कि अलोकेशन वो पहले 2 लाख था, अभी जाकर के 4.75 लाख हो गया। और स्टेट का तो अपने स्कीम होते ही है, साथ ही साथ सेंटर के स्कीम में अप्लाई करता है, तो वो एक एस्पेक्ट आता है। कुछ जो लेस वेल्डी स्टेट है, दे कमिट टू बोरिंग फाइनेंस फॉर दिस स्कीम्स, सीएसएस स्कीम। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो पहले थे, वो 5 लाख करोड़ से बढ़ के 14 लाख करोड़ हो गया, 700 स्कीम। ये दिखाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज एलोकेटिंग लार्जेस्ट शेयर ऑफ फाइनेंस टू सेंट्रल सेक्टर स्कीम रादर देन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर में डुअल बर्डन हो जाता है, स्टेट के भी और सेंटर के भी। तो कंबाइन जो स्कीम का एलोकेशन है वो 19 लाख करोड़ है, जिसमें 4.25 लाख करोड़ इट इज गिवन टू द स्टेट ओनली। फर्दर कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि जो स्कीम एलोकेशन है ये किसी के अंडर नहीं आता। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है मेरा रिगार्डिंग द फेडरल स्ट्रक्चर। जैसे फाइनेंस कमीशन टॉक्स अबाउट डिवोल्यूशन ऑफ फंड ऑफ बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, स्टेट एंड स्टेट। लेकिन स्कीम सेंटर सेक्टर स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, दोनों के लिए कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। और इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेंटर, किसी को भी दे सकते हैं। तो 19.45 लाख करोड़ एलोकेट हुआ था फंड, इसमें 4.25 लाख करोड़ सिर्फ दिया स्टेट को, भी किसके अंडर, सीएसएस के अंडर में, सेंटर स्पॉन्सर्ड में। 14 लाख करोड़ खुद ही यूज किए सेंटर सेक्टर में। और जो स्टैट्यूटरी है, इट फॉर्म्स ओनली 47.9%। तो इट रिड्यूसेस द फ्रीडम ऑफ द स्टेट इन कंडक्टिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर। और 15 फाइनेंस कमीशन बात करें, यूनियन गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड फॉर मोर डाउनवर्ड रिविजन ऑफ स्टेट शेयर। पहले 42 था, 41 हो गया 14 से 15 फाइनेंस कमीशन में। अभी बात करें कि और होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनका स्कीम्स पर परसेंटेज बढ़ते हैं। तो ओवरऑल 3 to 4 एरिया है जहां पर काम करना चाहिए। पहली बात है कि परसेंटेज है 42-41%, वो बढ़ना चाहिए। सेस एंड सरचार्ज है, ये भी इंक्लूड होना चाहिए। जीएसटी रेट और जो फ्रीक्वेंट चेंज होता है उसको स्लो डाउन करना चाहिए। सीएसएस में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। आप ग्रांट से ज्यादा आप लोन दे सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन लॉन्गर टर्म के लिए, जो बहुत कम अभी देते हैं, 50,000 करोड़ रुपीज देते हैं, उसको और बढ़ाना चाहिए। और इसमें रैशनलाइजेशन ऑफ द सेवरल स्कीम्स इवन इन स्टेट्स एंड एज वेल इन सेंटर, वो करना चाहिए। इसमें एक इश्यू यही है कि अगर सेंटर ही ज्यादा फंड्स डिवॉल्व करेगा तो इन अ वे स्टेट्स के जो फ्यूचर में डिपेंडेंसी ऑन द सेंटर फंड्स वो और इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा कुछ करना चाहिए जिसपे वी कैन से कि स्टेट्स का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो खुद सस्टेनेबल हो पाए, इंस्टेड ऑफ ये बोलना कि
कि सेंटर को और ज्यादा फंड्स देना चाहिए या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का शेयर इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि वो भी फिर अल्टीमेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोविंग्स है उसको इंक्रीज करेगा, फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। अगर हम स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट कम करने की बात करें तो दोनों चीजों को बैलेंस हम कैसे करके चलेंगे। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसके पीछे भी व्हाट आर द बेसिस फॉर कैटेगराइजेशन, या जब हम देख रहे हैं कि सरचार्ज और जो सेस के थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो क्या प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स इंक्रीज हो रहा है जो 100% फंडेड है बाय द सेंटर एंड आल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंटर। हम्म। तो कर्नाटका गिग वर्कर बिल, इट लेड डाउन सेवरल प्रोविजन कि आप हायरिंग फायरिंग कर सकते हो, लेकिन 14 डेज पीरियड दीजिए। एक अलग से फंड बनेंगे, वेलफेयर फंड, विच विल टॉक अबाउट द सोशल सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ द गिग वर्कर। पेंशन मिलने का कॉन्सेप्ट आता है, उनको इक्वेलेंट टू द नॉर्मल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप करना पड़ेगा। प्लस रिडर्सल बोर्ड होंगे, ग्रीवांस रिडर्सल बोर्ड, वहां जाके कंप्लेन कर सकते हैं अगर कोई भी प्रोविजन फॉलो नहीं होता है। फर्दर, द इंडस्ट्री, there has a provision of penalizing the industry if they are not following the provision of the bill। ये कुछ एरियाज हो गए। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि आने वाले समय में 2.5 करोड़ वर्कर गिग वर्कर होंगे 2030 तक आते आते। और सेवरल एरियाज, जोमेटो, ओला से लेकर के जेप्टो, ब्लिंकेट, सब में और भी एरियाज में वहां पर दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट वर्किंग कंडीशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब उनको हायरिंग दिया जाता है, बाद में फिर उनको फायर किया जाता है, सेम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो देयर हैज बीन प्रोटेस्ट इन सेवरल स्टेट्स रिगार्डिंग दिस। यूके में भी बात हुआ था, सिर्फ इंडिया में नहीं, यूके में भी जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज है, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दे विल अप्लाई टू उबर वर्कर। इंडिया में भी कोड ऑफ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी 2020, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल कोड एंड ऑपरेशनल सेफ्टी, ओएसएच, एंड वर्किंग कंडीशन कोड, सब में एक तरह से बात नहीं होता है, सिर्फ एक जगह बात होता है, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में रिगार्डिंग गिग वर्कर। हीट वेव का क्या असर पड़ता है उनके ऊपर में, क्लाइमेट चेंज पर क्या असर पड़ता है, वो रात में भी जाते हैं, सुबह भी जाते हैं, दोपहर में भी जाते हैं, उससे उनका 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 डेथ होता है, तो उनको कोई सोशल सिक्योरिटी मिलेगा? ये क्वेश्चन उठता है। तो ऐसा है नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सेफ्टी के अंदर में इंक्लूड होते हैं। डेफिनेशन ऑफ द गिग वर्कर, फिर और भी एरियाज में वर्किंग आवर, लीव्स, राइट टू कलेक्टिव बार्गेन, ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं? देर इज नो गारंटी ऑफ द मिनिमम अर्निंग ऑफ द गिग वर्कर। रेगुलेशन ऑफ वर्किंग आवर बनी है, जितना मन है उतना काम करा सकते हैं। तो जो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल स्टैंड। क्योंकि यहाँ पर अगर वो चाहते हैं, अगर दिन भर काम करने, वो दिन भर काम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉय। फॉर्मल वाले में, फॉर्मल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि एग्जैक्टली टाइम होता है कि 8 घंटा या 10 घंटा काम करना। इसमें ऐसा नहीं, इसलिए इम्प्लीमेंट करना बहुत दिक्कत हो। वेलफेयर बोर्ड मॉडल adopted by Rajasthan and Karnataka provide some welfare scheme for the gig worker, लेकिन जो established schemes है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट सच एज प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, मैटरनिटी बेनिफिट, जो रेगुलर वर्कर को मिलता है वो इनको नहीं मिलता। प्लस मिनिमम वेजेस और वर्किंग आवर इट हैज नॉट डिसाइडेड, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। उस दिन अगर वो अप्लाई नहीं किया है इसके अंदर में, ऐप के अंदर में, तो उस दिन जीरो वेजेस कमाएंगे। देयर हैज बीन नो स्कोप फॉर गारंटी मिनिमम वेज। और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही ऐसा नहीं है।
This oversight confuses the employment relationship and absolves employer of the legal obligation, making it difficult to fully protect workers' right. तो पार्शली इट प्रोटेक्ट्स वर्कर्स राइट, बट फुल्ली करने के लिए दिक्कत हो रहा। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जो वर्कर है, गिग वर्कर है, वो ओवरऑल फॉर्म साइन करे और लेबर डिपार्टमेंट को भेजे रिगार्डिंग कि वो कितने घंटे काम उन्होंने किया या कितना वेजेस मिला। और डेटा कलेक्शन होना चाहिए ओवरऑल। उनका भी जन धन आधार ऐड होना चाहिए जिससे आइडिया हो सके। और जो बिजनेस मॉडल है वो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकता, क्योंकि जो सेम वर्कर है वो काम करते हैं जेप्टो में भी, वो काम करते हैं ओला में भी। वो चाहेंगे तो अगला दिन जोमेटो भी काम कर सकता है। तो एक ही आदमी अलग अलग काम कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में ऐसा नहीं हो सकता। उसमें कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको उनके साथ ही काम करना है। तो कुछ चैलेंजेस। वी कैन टेक अप इन द नेक्स्ट